नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल नई सीख नई राह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा गैंगटॉक शहर के बारे में। इसके अलावा 7 सिस्टर वाटरफॉल, कवि लॉन्गस्टॉक और सवेत और रंगीन बौद्ध पताकाएं, प्रेयर व्हील आदि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लायुंग से युमथांग तक की यात्रा के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, यानी गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती किसको कहा गया है? लायुंग को। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की दियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। क्या बन गया था? दर्शन बन गया था। और खिलवाड़ किसने किया है? हमारी पीढ़ी ने, यानी हमने किया है। कैसे? जब तक कोई जैसे पहाड़ है, पर्वत है, जहां तक हम नहीं पहुंचते हैं, उस प्रकृति ने जैसा उसको बनाया है उसकी सुंदरता और वैसी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जैसे ही हम जाने लगे, तो वैसे ही क्या होगा? दुकानें खुल जाएंगी वहां पे। अब साधन लेके जाएंगे तो उससे भी धुआं निकलता है, तो प्रदूषण वहां फैलेगा। तो जहां धीरे धीरे पहले बर्फ पड़ रही थी, वहां धीरे धीरे क्या होता है? बर्फ गिरना बंद हो जाती है। और वहां पर हम खाएंगे पिएंगे तो वो पॉलीथीन भी वहां गिरा देंगे। तो इस तरह से वो जगह क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। तो लेखिका इसीलिए कहना चाहती है कि हमारी पीढ़ी ने ही उसको क्या कर दिया है? उसके साथ खिलवाड़ किया है। तो प्रकृति को तो तभी बचाया जा सकता है जब हम सब मिलकर के सहयोग करें। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। अंजुली में लेने का मतलब क्या है? जैसे ऐसे पानी लेते हैं अपने। क्या संकल्प करूं? फिर उसके मन में आया कि क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल यानी जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। यानी जो भी मेरे भीतर गलत विचार है वो सारे इस नदी में बह जाएं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से, अंडरलाइन करना है यहाँ से, लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक बहरात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि, उम्र क्या है उसकी? 50। मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए
वो जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है? अब बताया है इसमें, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। यानी वहां जीविका किससे चलती है? तो पहाड़ी आलू, धान की खेती होती है और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। यानी मैदान से आए थे तो लेखिका यही सोच रही थी कि मुझे जब यहाँ आई हूं, मैंने यात्रा की है, तो मैं बर्फ देख के ही जाऊंगी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने, किसने कहा? ये लेखिका से वो कहता है, एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यानी बर्फ है धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहां गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ है वो जमना बंद कर दिया है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं, कटाओ एक जगह का नाम है, तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। यानी लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, टूरिस्ट स्पॉट था नहीं, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी जैसा प्रकृति ने उसको बनाया था वो वैसा ही था। क्यों? क्योंकि वहां तक कोई लोग वहां नहीं जाते थे, तो अपने स्वरूप में था, वहां प्रदूषण नहीं था। कटाओ जो लायुंग से 500 मीटर की ऊंचाई पर था। लायुंग से उसकी ऊंचाई कितनी थी? 500 मीटर, और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ डूब कर लिया। यानी महुआ खा गई। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ जब अब हमारा सफर कटाओ की ओर। उम्मीद थी कि वहां पर बर्फ मिलेगी। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश, यानी धुंध भी हुई थी और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। यानी कुछ था ही नहीं वहां पर। वो ही गाड़ी लेकर वहां कटाओ जा रहे थे, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट नहीं होने के कारण और तो कोई साधन ही वहां नहीं जा रहा था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। क्या लिखा हुआ था? इफ यू आर मैरिड, कि आप शादीशुदा हो, डाइवोर्स स्पीड, यानी स्पीड का आप ध्यान रखो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छंटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। क्योंकि पहले तो धुंध थी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो लेकिन पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और जैसे ही धुंध हटी तो सब कुछ प्रकृति है वो दिखाई देने लगे। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं और न ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में तो बर्फ
पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ। ये किसने कहा है? नार्गे ने। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। ये किसने कहा था? नार्गे ने। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के जाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। चांदी से क्यों चमक रहे थे? बर्फ के कारण। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंदे मलाई स्ताउच। तिम्रो माया सेंदे मलाई स्ताउच, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूं और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। ये गाया किसने था? जितेन ने। लिखना है, प्रश्न बनाना है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झन-झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, क्योंकि वहां तो वो बर्फ के लिए गई थी और वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट तो था नहीं, तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई बस्ती थी ना कोई दुकानें थी, तो वो लेती कहां से, खरीदती कहां से? इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। यानी ऋषि मुनि लगभग कहाँ रहते थे? पहाड़ पर ही रहते थे। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे, यही कामना करना का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी कोई अपराधी है, अगर वो भी वहां जाएगा तो उसकी सुंदरता को देखकर वो उसमें डूब जाएगा और थोड़ी देर के लिए उसका अपराध जो है वो कहीं गायब हो जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, अंडरलाइन करना है, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। ईव के लिए कहा है ये बात मिल्टन ने। ईव कोई जगह है, दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। क्या कहने लगी? मणि कहने लगी थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। सर्दियों में वो क्या करती है? बर्फ के द्वारा जल संग्रह हो जाता है और उसके बाद वो नदियों में बहकर
आ जाता है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, यानी प्रकृति करती है। जल हमारे पास कहाँ से पहुंचता है? वही नदियों से पहुंचता है। नदियों का जल नहरों में आता है और नहरों से हमारे पास आता है। और इसका संचय कैसे होता है? बर्फ के माध्यम से। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का हिम शिखरों का। ये भी बात मणि कहती है। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। किसने सोचा? संसार कितना सुंदर। ये कौन सोचती है? लेखिका। पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां थी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था जब वो लेखिका बात कर रही थी, कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये बात किसने कही? फौजी ने। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। यानी जब लेखिका गई थी उस समय तो वैशाख चल रहा था, लेकिन लेखिका कहने वाली थी कि जब पौष और माघ, पौ और माह जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है उसमें आते हैं, तो उस समय कितनी ठंड पड़ती है? तो अप्रैल में वहां इतनी ठंड थी, तो जब पौष और माह का महीना आता होगा तब वहां कितनी ठंड होती होगी। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर जाएंगे। यानी पहले वो लायुंग से कटाओ गए, कटाओ से वापस लायुंग आए, और लायुंग से फिर दूसरा रास्ता वो कहाँ के लिए पकड़ेंगे? यूमथांग के लिए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव से के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा। अब लेखिका को यूमथांग फीका क्यों लगा, ये प्रश्न बनता है। और क्यों लगा था? कटाव की बर्फ देखने के बाद, क्योंकि यूमथांग में कोई बर्फ नहीं थी। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। यानी हम जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, कोई लंबी यात्रा करते हैं मान लो, तो जब जाते हैं जितने उत्साहित होते हैं रास्ते में, उतने तो मंजिल पर पहुंचकर भी नहीं होते हैं ना। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो?
नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये बात किसने कही? सिक्किमी युवती ने। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, यानी भारत में नहीं मिला हुआ था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना ही नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। उन पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता थी कि वो भौंकते नहीं है, बस सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम मतलब तरह तरह की या जगह जगह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है। अब अंडरलाइन करना है यहाँ पर वो क्या कह रहा है। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं या गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिरे थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। अब चावल की खेती जहां होती है उसके लिए जितेन ने क्या बताया वो आपको ध्यान रखना है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। अंडरलाइन करना है। क्या कहते हैं? खेदूम। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। देवी देवताओं का निवास कहाँ बताया गया है? खेदूम में। और उसने क्या मतलब अंधविश्वास ये एक कि जहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। हाँ, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम उनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, यानी प्रदूषण फैलेगा। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। ये बात किसने कही? लेखिका ने। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का मतलब क्या है? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम अब युमथांग टूरिस्ट स्पॉट कैसे बना उसके बारे में बता रहा है कि यह तो सिक्किम जो भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने